हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल बीपी कितना रहेगा अपना? नॉर्मल बीपी रहेगा लेस देन 120/80 mmHg। प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक बीपी रहे अपना लेस देन 130 mmHg और डायस्टोलिक बीपी रहेगा अपना लेस देन 80 mmHg। स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर सिस्टोलिक बीपी अपना लेस देन 140 mmHg और डायस्टोलिक लेस देन 90 mmHg रहेगा। स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर सिस्टोलिक बीपी मोर देन 140 mmHg और डायस्टोलिक बीपी रहेगा अपना मोर देन 90 mmHg। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और इमरजेंसी कब बोलेंगे? जब सिस्टोलिक बीपी मोर देन 180 रहे और डायस्टोलिक बीपी मोर देन 120 रहे। इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिंपल सा है। अर्जेंसी तब बोलेंगे जब कोई और एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हो, और अगर इस बीपी के साथ में एंड ऑर्गन डैमेज मिल रहे हैं तो उसको अपन बोल देंगे हाइपरटेंशन इमरजेंसी। तो मोस्टली 4 ऑर्गन डैमेज मिलेंगे हाइपरटेंशन इमरजेंसी के अंदर। फर्स्ट ब्रेन, सेकंड हार्ट, थर्ड किडनी और फोर्थ आई। हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन को समझते हैं। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन आफ्टर लोड को समझते हैं। आफ्टर लोड क्या होता है? ओटा के प्रेशर के अगेंस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल को जितना प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को वेंट्रिकल से ओटा में पुश करने के लिए, तो उसे अपन आफ्टर लोड बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली ओटा का प्रेशर बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन की वजह से, तो वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो आफ्टर लोड बढ़ेगा। अब आफ्टर लोड बढ़ेगा तो मतलब वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वेंट्रिकल को में अंदर क्या होगा? हाइपरट्रोफी हो जाएगी। अब ये नॉर्मल वेंट्रिकल था, यहाँ पर हाइपरट्रोफी हो गई। तो वेंट्रिकल के अंदर अगर हाइपरट्रोफी हो गई है तो वेंट्रिकल के अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होगा उस टाइम पे एट्रिया से जब वेंट्रिकल की फीलिंग हो रही होगी वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक बोल दो। तो अगर ये प्लाक कोरोनरी आर्टरी के अंदर हुआ तो मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और मायोकार्डियम के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिसको अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोल देते हैं। और अगर ये प्लाक रप्चर हो गया तो एक पूरा कैस्केड चलेगा, जिससे एक प्लेटलेट एक्टिवेट होगी, यहाँ पर चिपकेगी और ये पूरी तरीके से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी अगर ये रप्चर हुआ तो, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फाक्शन आ जाएगा, जिसको एमआई भी बोल देते हैं। और अगर यही एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सट्रीमिटीज के अंदर होता है, पैरों में या हाथों में, मोस्टली लेग्स में होता है, तो क्या होगा? पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाएगी। और इस पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के अंदर सिम्टम आएंगे, लेग के अंदर स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है लेग्स के अंदर, और स्किन के अंदर चेंजेस दिखेंगे, लेग्स के वहां पे लीजन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ओर्टिक डायसेक्शन। ओर्टिक डायसेक्शन से पहले ओर्टा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो ओर्टा है, ओर्टा 3 लेयर से मिलकर बना है। सबसे अंदर की तरफ है ट्यूनिका इंटीमा, मिड में है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे बाहर की तरफ है ट्यूनिका एक्सटर्ना। 3 लेयर से मिलकर बना है ओर्टा। तो अब इसके साथ साथ एक और बात समझ लीजिए कि जो सबसे बाहर वाले जो लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इस ट्यूनिका एक्सटर्ना के यहाँ पर होती है माइक्रो वेसल्स, जो ओटा को सप्लाई कर रही होती है खुद को, ओटा को। उनको बोलते उसको बोलते हैं वेसा वेसोरम। ठीक है, ये अपन ने बेसिक ओटा के बारे में समझ लिया। अब बात करते हैं ओटिक डायसेक्शन क्या होता है। तो ये जो सबसे अंदर वाले लेयर है ओटा के, जिसको अपन ट्यूनिका इंटरना बोल रहे हैं, इसके अंदर टीयर आ जाएगा हाइपरटेंशन की वजह से। तो टीयर आ गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड ट्यूनिका मीडिया से ट्यूनिका इंटरना से लीक करता हुआ ट्यूनिका मीडिया में चला जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे ओटिक डाइसेक्शन। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ओटिक एन्यूरिज्म। ओटिक एन्यूरिज्म कैसे होता है? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओटा की जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल रहे हैं, जहां पर वासा वेजोरम है जो ओटा को सप्लाई कर रही है, तो उस वेसा वेजोरम के अंदर डैमेज हो जाएगा।
तो ओटा को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। तो ओटा को सही से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ओटा कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी और डायलेट कर जाएगी, जिसको अपन बोल देंगे ओटिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है कि वही अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया है कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पर, कैरोटिड आर्टरी का जहाँ से बाइफर्केशन हो रहा होता है, उसी बाइफर्केशन पे बनता है मोस्टली ये एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये क्या करेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस कैरोटिड आर्टरी के यहाँ पर स्टेनोसिस कर देगा, जिसको कैरोटिड स्टेनोसिस बोल देंगे, जिसकी वजह से ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, जिससे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक आ जाएगा, TIA। और ये जो TIA है ये रिवर्सिबल है, ठीक हो सकता है। नेक्स्ट, अगर यही एथेरोस्क्लेरोसिस जो क्रूशियल आर्टरीज होती है, जैसे मिडल सेरेब्रल आर्टरी हो गई, वर्टिब्रोसिबेसिलर आर्टरी हो गई, वहां पर अगर ये हो जाए तो कंप्लीट ब्लॉकेज कर सकता है ये एकदम से, और जिसकी वजह से सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट CVA हो जाएगा, और ये इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट, इसके अलावा हाइपरटेंशन है, ब्लड का प्रेशर अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, तो रप्चर हो सकती है ब्रेन की जो भी ब्लड वेसल से कोई सी भी रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। इसके साथ साथ वही अगर ब्लड वेसल्स रप्चर होती है तो सब एरिकनोइड हेमरेज भी हो सकता है साथ में। नेक्स्ट, रीनल कॉम्प्लिकेशन को समझ लेते हैं। रीनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहले स्क्लेरोसिस ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल को देखते हैं। तो ये क्यों हो रहा है स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन हो रखा है, इस हाइपरटेंशन की वजह से एफरेंट आर्टेरियोल जो है, यहाँ पर ब्लड का यहाँ पर बहुत सारा ब्लड आएगा, और यही बहुत सारा ब्लड ग्लोमेरुलस में जाएगा फिल्टर होने के लिए, जिसकी वजह से GFR जो है वो बढ़ जाएगी। अब इस GFR को कम करने के लिए बॉडी क्या करेगी, जो एफरेंट आर्टेरियोल है इसके अंदर हार्डनिंग करवाने लग जाएगी, इनके अंदर हार्डनिंग होने होने लग जाएगी, और इसी हार्डनिंग को अपन बोल देंगे स्क्लेरोसिस ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। अब इस स्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, किडनी के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के अंदर इस्चीमिया होने लग जाएगा, इस्चीमिया डेवलप होगा। अब अगर ये इस्चीमिया फर्दर प्रोग्रेस करेगा तो रीनल इंजरी हो सकती है, और रीनल इंजरी की वजह से अक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये अक्यूट, ये जो रीनल इंजरी है ये लंबे समय तक चलती रही तो जिसकी वजह से CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है। अब AKI और CKD के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है कि AKI के अंदर क्या होता है, हेमेचूरिया देखने को मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो अब्रप्ट तरीके से बढ़ा हुआ मिलेगा AKI के अंदर। अब ये हेमेचूरिया क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है अच्छा खासा, ये ब्लड, और यहाँ पर किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर इंजरी हो गई है, तो यहाँ से ब्लड लीक करके यूरिन में आने लग जाएगा, जिसकी वजह से AKI के अंदर हेमेचूरिया देखने को मिल रहा है। जबकि CKD के अंदर अपने को GFR जो है वो कम देखने को मिलेगी, तो ये बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, रेटिनल डिजीज की बात कर लेते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से क्या क्या रेटिनल डिजीज होगी। तो सबसे पहले वही सेम जो जैसे कि यहाँ पर हाइपरटेंशन की वजह से स्क्लेरोसिस हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर जो रेटिनल आर्टरीज है वहां पर रेटिनल स्क्लेरोसिस होने लग जाएगा। वो अगर फर्दर प्रोग्रेस करता जाएगा तो रेटिनल हेमरेज हो जाएगा, और वही अगर फर्दर और प्रोग्रेस कर जाएगा तो स्वेलिंग और एडिमा होने लग जाएगा, जिसको अपन पेपिलोडिमा बोल देंगे। सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स प्राइमरी हाइपरटेंशन में कोई खास सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं, सिर्फ BP बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर जो भी अंडरलाइंग कोज या फिर डिजीज है उसके सिम्टम देखने को मिल जाएंगे अपने को साथ में। हाइपरटेंशन इमरजेंसी के अंदर कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस देखने को मिलेगी। ट्रीटमेंट के अंदर अगर बात करें तो लाइफस्टाइल चेंजेस करवाएंगे, सबसे पहले डाइट के अंदर चेंजेस करवाएंगे, सोडियम को कम करवाएंगे डाइट के अंदर से, रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, तो कंट्रोल कर सकते हैं इसको। उसके साथ में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दे सकते हैं साथ में, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, ये सारा कुछ। नेक्स्ट, होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बराइटाम्योर, अगर ओल्ड पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन के साथ में वेस्कुलर डिजनरेशन देखने को मिलता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर सिस्टोलिक BP बढ़ा हुआ है कम ज्यादा कंपेरेटिव टू डायस्टोलिक BP, मतलब सिस्टोलिक BP ज्यादा बढ़ा हुआ है
और डायस्टोलिक बीपी उसके कंपेरिजन में इतना बढ़ा हुआ नहीं है, तो ब्राइटाम्योर दे सकते हैं। पेसिफ्लोरा की बात करें तो हाइपरटेंशन के साथ में जब इंसोम्निया एसोसिएटेड हो उस टाइम पे ये दे सकते हैं, जिसके अंदर एग्जॉशन की वजह से या फिर मेंटल वरीड की वजह से स्लीप के अंदर वो रेस्टलेस रहेगा, वेकफुल रहेगा, तो पेसिफ्लोरा दे सकते हैं। नेक्स्ट एलियम सेटाइवा जो है वो एक वेसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी रखता है। इसकी मदर टिंचर की अगर 20 से 40 बूंद दी जाए तो 30 से 45 मिनट के अंदर ये ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, एलियम सेटाइवा का मदर टिंचर। नेक्स्ट क्रेटेगस की बात करते हैं, तो क्रेटेगस क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कम करता है, पल्स को कम करता है, हार्ट टोनिक है, हाई ब्लड प्रेशर हो तब देते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर कैलकेरियस कैलकेरियस डिपोजिशन है, क्रस्टेशियस डिपोजिशन है आर्टरी के अंदर, तो क्रेटेगस बहुत शानदार काम करेगा। अदर कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी है। रोल्फिया हो गई, बेलेडोना हो गई, नक्स वोमिका, नेट्राम्योर, ग्लोनाइन, एडोनिस वर्नेलिस, ओरमेट, कैक्टस और कोनियमेक।